इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। सरकार की तोप या बंदूक हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। ये शब्द हैं अखंड भारत के शिल्पी, एक अद्वितीय राष्ट्रभक्त, कर्मवीर, धर्मवीर, कूटनीतिज्ञ, निर्भीक, सरल, सहज, दूरदर्शी, मानवता के हिमायती, आज़ादी के सेनानी और उप प्रधानमंत्री, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। सरदार पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड तालुके के करमसद गांव में 1875 में हुआ। इनके पिता श्री जावेर भाई एक साधारण किसान थे जो कि साहसी और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। माता लाडबा भी धर्मपरायण महिला थी। माता पिता के गुण, संयम, साहस, सहिष्णुता, देश प्रेम का प्रभाव वल्लभ भाई के चरित्र पर स्पष्ट था। 1891 में 16 साल की उम्र में वल्लभ भाई का विवाह जावेर बा से हुआ। 1897 में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई करने का फैसला वल्लभ भाई ने लिया। सन 1910 में कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें यह डिग्री 1913 में प्राप्त हो गई। नाडियाड के वीर वल्लभ भाई ने 36 महीनों का कोर्स 30 महीने में ही पूरा किया और इस दौरान उन्हें सर्वाधिक अंक पाकर उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया। साहस धैर्य की अनुपम दृष्टि हिय में संजोए हुए, धरा से उठकर बने हिमालय जिनकी गुरुता गगन हुई। 1913 में वल्लभ भाई पटेल भारत लौट आए और गुजरात के गोधरा में उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बड़े पदों पर नियुक्ति देने की पेशकश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे ब्रिटिश कानूनों को पसंद नहीं करते थे। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे केस लड़े जिन्हें दूसरे नीरस और हारा हुआ मानते थे। उनकी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उन्होंने एक वकील के रूप में अभेद्य मामलों को सटीक तरीके से पेश किया और पुलिस गवाहों और ब्रिटिश न्यायाधीशों को चुनौती देने में खुद को प्रतिष्ठित किया। सरदार पटेल की कर्तव्य निष्ठा का अनुमान एक घटना से लगाया जा सकता है। सरदार पटेल की पत्नी जावेर बा कैंसर से पीड़ित थीं। उन्हें 1909 में बम्बई यानी आज का मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान जावेर बा का निधन हो गया। उस समय सरदार पटेल अदालती कार्यवाही में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें जावेर बा की मौत की खबर दी। पटेल ने वह संदेश पढ़कर चुपचाप अपनी कोट की जेब में रख लिया एवं अदालत में जिरह जारी रखी और मुकदमा जीत गए। जब अदालती कार्यवाही समाप्त हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। शेष जीवन अपने पुत्र दया भाई और पुत्री मणिबेन के साथ बिताया। बेटा बीमा कंपनी में कार्यरत था और पुत्री स्वतंत्रता सेनानी रही। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में 23% करों की वृद्धि उस समय की जब यह क्षेत्र अकाल, हैजा और प्लेग से ग्रस्त था। नाडियाड कलेक्टर ने सरदार पटेल और महात्मा गांधी के आग्रह करने पर भी किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया। अनुशासन और एकता की दृष्टि से विद्रोह आश्चर्यजनक था
क्योंकि अंग्रेज सरकार द्वारा जब किसानों की संपत्ति, जमीन और आजीविका जब्त कर ली गई, तब भी खेड़ा के किसान मजबूती के साथ सरदार पटेल के समर्थन में खड़े रहे। अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन के फलस्वरूप लोगों में एक नया तेज, उत्साह, आत्मविश्वास और चेतना का संचार हुआ। सरदार पटेल गांधी के पक्के अनुयायी बन गए। वास्तव में सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता और महाराज शिवाजी जैसी दूरदर्शिता थी। जिस महान कार्य के फलस्वरूप श्री पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपने अमिट पदचिन्ह छोड़ने का गौरव प्राप्त किया, वह था बारडोली का अहिंसक आंदोलन। बारडोली सूरत जिले का एक भूभाग है जो जलवायु की दृष्टि से उपजाऊ माना जाता है। यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने किसानों पर 30% कर बढ़ा दिया। यह निर्णय एक प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर लिया गया, जिसने तर्क दिया था कि ताप्ती नदी घाटी में रेलवे लाइन की स्थापना के बाद इस क्षेत्र के किसान आनंद मना रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और थी। पटेल ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों, शिविरों और सूचना नेटवर्क का आयोजन किया। सरकार ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर किसानों की मांगों को मानना पड़ा और अंग्रेज सरकार द्वारा कर को घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कहा, आप हमारे सरदार हैं, और उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका हिंदी, गुजराती, उर्दू और अन्य भाषाओं में अर्थ होता है प्रमुख। इस तरह से बारडोली सत्याग्रह में सरदार ने आतताइयों के झूठे स्वाभिमान को हरा दिया। दुश्मनों के लिए लोहा था वो, आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। 1931 में कांग्रेस द्वारा सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे ही गांधी जी ने दांडी नमक मार्च शुरू किया, अंग्रेजों ने पटेल की गिरफ्तारी कर बिना गवाहों के उन्हें जेल में डाल दिया। एक बार रिहा होने के बाद पटेल ने अंतरिम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन बॉम्बे के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गोलमेज सम्मेलन विफल होने पर गांधी जी और सरदार पटेल को 1932 में गिरफ्तार कर यरवदा सेंट्रल जेल में कैद कर लिया गया। कारावास की इस अवधि में पटेल और गांधी में स्नेह, विश्वास और घनिष्ठता के संबंध विकसित हुए। गांधी जी से तर्क वितर्क के बावजूद पटेल उनकी प्रवृत्ति और नेतृत्व का सम्मान करते थे। सरदार पटेल को यरवदा जेल से नासिक जेल में ले जाया गया। इसी बीच उनके भाई विट्ठल भाई का अक्टूबर 1933 में निधन हो गया। दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने संक्षिप्त रिहाई का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अंततः जुलाई 1934 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का विरोध किया। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल के भाषण राष्ट्रवादियों का विद्युतीकरण करते थे, ऐसे राष्ट्रवादी जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पर संदेह कर रहे थे। इसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह था। 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक पटेल को अंग्रेजी सरकार ने कैद में रखा। 15 जून 1945 को जब पटेल को रिहा किया गया तो उन्होंने महसूस किया कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में आखिरी सांसें ले रही है। सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने जानबूझकर तय की थी,
क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब माउंटबेटन सेना के साथ बर्मा के जंगलों में थे। इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के लिए तय कर दिया था। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही वीपी मेनन, जो कि भारत के राजनीतिक भूगोल के महान शिल्पी माने जाते हैं, उनकी असाधारण क्षमता को पहचान लिया था। देशी राज्यों में भारत संघ के विलय की प्रक्रिया के तहत जहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए, वहीं भारत सरकार के सेक्रेटरी स्टेटस के रूप में अंतिम विलय पत्र पर मेनन ने ही हस्ताक्षर किए। मामूली क्लर्क से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले मेनन अपनी लगन, निष्ठा और असाधारण प्रतिभा के बल पर भारत के अंतिम वायसरायों और गवर्नर जनरल के राजनीतिक सलाहकार रहे और भारत सरकार के देशी राज्यों के मामलों में सचिव रहे। माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार के रूप में मेनन की असाधारण क्षमता सरदार पटेल को नजर आ गई और उन्होंने 1947 में गृह मंत्री बनने पर मेनन को देशी राज्यों से संबंधित चुनौतीपूर्ण विभाग में सचिव के तौर पर ले लिया। गांधी जी ने कहा था, पटेल, रियासतों की समस्या इतनी बड़ी है कि तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को नीतिगत दृढ़ता के लिए लौह पुरुष की उपाधि दी थी। वे आधुनिक भारत के शिल्पी थे। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति से उन्होंने नवजात गणराज्य यानी आजाद भारत की प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया, जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह सरदार पटेल के साहसी और निडर निर्णयों ने पूरे देश में उन्हें लौह पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। 1946-47 में रजवाड़ों में सरदार पटेल की देशभक्ति की ललकार से एक नई लहर उठी और 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासतें भारत में सम्मिलित हो गईं। बहुत सी छोटी छोटी रियासतों को संलग्न प्रांतों में विलय कर लिया गया और अधिकांश रजवाड़ों ने एक एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह यूँ कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए। केवल बचे रह गए हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर, कश्मीर और भोपाल रियासत। दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ऐसा कहा जाता है कि सर सीपी अय्यर, जो कि त्रावणकोर के दीवान थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ एक गुप्त संधि भी कर ली थी। ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में थी क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा सीपी अय्यर के हत्या का असफल प्रयास किया और इसके बाद में उन्होंने 30 जुलाई 1947 को भारत में विलय होने का निर्णय लिया। इस तरह से त्रावणकोर का भारत में विलय हो गया। जोधपुर रियासत के राजा अनुभवहीन थे। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उनकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। जिन्ना ने राजा को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया। इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिए कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच का प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पटेल ने तुरंत जोधपुर के राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी।
जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारतीय अधिराज्य में एकीकरण हो गया। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान थे, जो भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्ठा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीतकर स्थापित की थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उनके बेटे यार मोहम्मद खान के रूप में भोपाल रियासत को अपना पहला नवाब मिला। मार्च 1818 में जब नज़र मोहम्मद खान नवाब थे तो एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल रियासत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई और 1926 में उसी रियासत के नवाब बने हमीदुल्ला खां। वे रजवाड़ों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। नवाब हमीदुल्ला 14 अगस्त 1947 तक सोच में थे कि वो क्या निर्णय लें। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने की पेशकश दे चुके थे और यहाँ उन्हें रियासत का मोह था। 13 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा ताकि वे पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद संभाल सकें, किंतु आबिदा ने इससे इनकार कर दिया। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित किया, जिसके प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय थे। इस समय तक आते आते भोपाल रियासत में विलीनीकरण को लेकर विद्रोह पनपने लगा। साथ ही विलीनीकरण की सूत्रधार पटेल मेनन की जोड़ी भी दबाव बनाने लगी। एक और समस्या आ गई कि चतुर नारायण मालवीय भी विलीनीकरण के पक्ष में हो गए। 23 जनवरी 1949 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 8 माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन सब के बीच वीपी मेनन एक बार फिर से भोपाल आए। मेनन ने नवाब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता। भौगोलिक, नैतिक और सांस्कृतिक नज़र से देखें तो भोपाल मालवा के ज़्यादा करीब है, इसलिए भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। आखिरकार 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सूत्र एक बार फिर अपने हाथ में ले लिए। वीपी मेनन ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और वे लगातार नवाब पर दबाव बनाए हुए थे। अंततः 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई और उस पर भारतीय संघ का तिरंगा झंडा चढ़ाया गया। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक समृद्ध रियासत थी, जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 2 राज्यों के शासक मंगरोल और बाबरियावाड़, जो कि जूनागढ़ के अधीन थे, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे का समाधान का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया और भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावाड़ पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी के शर्त के साथ जनमत संग्रह के लिए सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने
भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया। अंततः फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जो सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए मौन स्थिति बनाए रखी। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा। 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल और वीपी मेनन ने राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और इस तरह से कश्मीर का भारत में विलय हो गया। हैदराबाद रियासतों में सबसे बड़ा एवं समृद्धशाली था। इसमें वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के हिस्से शामिल थे। यहाँ के निजाम ने स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी शासनकाल में हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा, डाकतार विभाग हुआ करता था। प्रधानमंत्री नेहरू एवं माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद के मसले का हल शांतिपूर्ण हो, लेकिन सरदार पटेल का मानना था कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पटेल हैदराबाद पर सैन्य कार्यवाही के पक्ष में थे। कहते हैं सरदार पटेल ने जनरल करियप्पा को बुलाकर पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वह बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालात से निपट पाएंगे। करियप्पा ने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। भारतीय सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 16 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह सरदार पटेल ने कभी अनुनय, कहीं दबाव, बल प्रयोग, देशभक्ति की भावना, जनमत संग्रह द्वारा सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आईएएस बनाया। महात्मा गांधी के प्रति पटेल में अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने गांधी जी को अविश्वसनीय समर्थन का वचन दिया था और अपने जीवन में उनके सिद्धांतों के साथ हमेशा खड़े रहे। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले सरदार पटेल अंतिम व्यक्ति थे। गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल ने इसे अपनी गलती माना। गांधी जी की मृत्यु से सरदार पटेल को गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, पर वे ठीक हो गए। अपने गुरु की मृत्यु के शोक से उबर नहीं पाए और अस्वस्थ रहने लगे। ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत, अद्वितीय राष्ट्रभक्त, राजनेता, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, जिनका जीवन देश सेवा को समर्पित रहा, अपने साहसी एवं निडर निर्णयों से लौह पुरुष कहलाए, ऐसी महान आत्मा ने 15 दिसंबर 1950 को अपना शरीर त्याग दिया। 1991 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न समर्पित किया गया। यह सम्मान उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। वास्तव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के शिल्पी थे। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति से उन्होंने भारतीय गणराज्य की प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया, उसके कारण विश्व के राजनीतिक मानचित्र में उन्होंने अमिट स्थान प्राप्त किया। स्वतंत्र भारत हमेशा उनके कार्यों के लिए उनका कृतज्ञ रहेगा।